ये बेटा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 उत्तक टिश्यू, 9th की साइंस, ठीक है, 9th साइंस का हमारा उत्तक टिश्यू है। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, इससे पहले मैं एक चैप्टर पढ़ के आया था जो था सेल, कोशिका। हमने बोला था कोशिका ऐसी होती है कुछ, जब कई सारी कोशिका आपस में मिल जाती हैं, कई सारी कोशिका आपस में मिल जाती हैं तब बेटा जो बनता है उसको उत्तक कहते हैं, उसे उत्तक कहते हैं। और बेटा जब कई सारे उत्तक मिल जाते हैं तो अंग बनता है, क्या बनता है? अंग बनता है। और जब कई सारे अंग मिल जाते हैं, अंग क्या होता है? जैसे हाथ पैर और बहुत सारे अंग आपस में मिल जाते हैं तो शरीर बनता है, क्या? शरीर। पूरी बॉडी फॉर्म हो जाती है। ये बेटा तरीका है, कहाँ से? सिंगल सेल से चले, सेल से सेल मिली, कोशिका से कोशिका, उत्तक मतलब टिश्यू, टिश्यू से मिलके अंग बना मतलब ऑर्गन, क्या बना? इसको क्या बोलेंगे? टिश्यू। जब टिश्यू आपस में मिले तो क्या बने? ऑर्गन। और जब बेटा बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिले तो बना ऑर्गन सिस्टम। क्या बना? ऑर्गन सिस्टम या बॉडी। क्या तो बॉडी कह लो या ऑर्गन सिस्टम कह लो, क्या तो शरीर कह लो, है ना? ऑर्गन सिस्टम। ये बेटा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें याद करने की जरूरत है। और कुछ लिखना चाहते हो ना तो अपनी दोस्त को मत बोलो, अपना पेन अपनी कॉपी पे खुद चलाओ। बेटा याद रखना, दूसरे के कंधे पे तो अर्थी निकलती है। मैं वो साइड में क्या लिखा? कोशिका, कोशिका और कोशिका जब मिलती है तो उत्तक बनता है, उत्तक और उत्तक जब मिलते हैं तो अंग बनता है, और बहुत सारे अंग जब मिलते हैं तो शरीर बनता है। बस इतना याद करने की तुम्हें जरूरत है, और तुम्हें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज याद रखना बेटा, कुछ ऐसे उत्तक होते हैं, कुछ ऐसे सेल होती है जो कि बढ़ सकती है, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो बढ़ नहीं सकती या एक टाइम पर आकर रुक जाती है। तुम्हारी हाइट एक टाइम पर आकर क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है बेटा, वो साल डिसाइडेड नहीं है, कोई कुछ भी बोले, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद वृद्धि नहीं होती। कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनमें वृद्धि नहीं होती है। मेरा हाथ इससे लंबा नहीं होगा, या मेरे पैर में, या मेरा शरीर, लेकिन मेरे बाल हमेशा बढ़ते रहेंगे, मेरे नाखून हमेशा बढ़ते रहेंगे, मेरी खाल हमेशा नई आती रहेगी। ठीक है, तो इस तरह के उत्तक बेटा जो बढ़ते रहे उनको बोलते हैं संयोजी उत्तक। क्या बोलते हैं? संयोजी उत्तक, मतलब जो कि बढ़ते रहेंगे, क्या? बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ इस तरह के उत्तक होते हैं उसको स्थायी उत्तक बोलते हैं, जो कि अब नहीं बढ़ेंगे। इंसान के अंदर तो ये चीजें सामने दिखाई देती है, लेकिन पेड़ों के अंदर हमने ज्यादा अध्ययन नहीं किया, तो पेड़ों के अंदर जो स्थायी उत्तक है उनके बारे में ज्यादा पढ़ना होता है। ठीक, देखो बेटा पादप के अंदर पढ़ो, ये देखो एक पूरा का पूरा तुमको एक सपोर्ट मटेरियल के अंदर एक टेबल दे रखी है। अगर बुक के अंदर कहें तो क्वेश्चन आंसर्स में जाके भी तुमको एक टेबल इस तरह की मिलती है। देखो ये रही, ये एक टेबल है जिसको हम थोड़ा सा और आसान तरीके से देख सकते हैं। अब ये सरल उत्तक क्या है, जटिल उत्तक क्या है? बेटा सरल उत्तक और जटिल उत्तक में नॉर्मल सा अंतर समझो। सरल उत्तक होते हैं जो कि बहुत सरल कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, देखने में बड़े इजी दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बहुत जटिल हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से बने हुए उत्तक हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स बने हुए उत्तक हैं, वो जटिल उत्तक होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही पेड़ों के अंदर अगर देखें तो बेटा जटिल उत्तक या स्थायी उत्तक की बात करें थोड़ा सा, ये मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मैं तुम्हें बताता हूँ पेड़ों के अंदर स्थायी उत्तक कौन से हैं। वैसे दो होते हैं, मैंने तुमको बताया। एक होते हैं जो कि बढ़ सकते हैं, जिनको विभियोजी उत्तक भी बोलते हैं, या संयोजी उत्तक भी बोलते हैं, या विभियोजिक मतलब जो कि विभाजित होते रहेंगे। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। क्या? मेरिस्टेमेटिक। इंग्लिश में याद करने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तो इसलिए लिखवा रहा हूँ कि याद रहे तो अच्छी बात है। विभाजन भी कह सकते हैं ना। विभियोजी का मतलब जो विभाजित होता रहे, और दूसरा स्थायी। क्या? स्थायी उत्तक मतलब परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब जो भैया अब नहीं बढ़ेगा, जो अब नहीं बढ़ेगा। अच्छा एक चीज देखो, ये देखो एक पेड़ है, पेड़ का एक चित्र दिया हुआ है। इस पेड़ के चित्र के अंदर तुम्हें बता रखा है कि पेड़ का सबसे टॉप जो हमेशा बढ़ता रहता है उसके अंदर क्या है? शीर्ष विभियोजिक उत्तक। शीर्ष मतलब टॉप, शीर्ष का मतलब क्या होता है? टॉप। तो इसका पहला क्या हो गया? शीर्ष विभियोजी उत्तक। इसको बोलते हैं बेटा एपिकल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल शीर्ष विभियोजी मतलब जो बिल्कुल टॉप। तुम्हें पता है एक पेड़ है, ये मान लो एक पेड़ है, उसके नीचे जड़ें हैं, तो बेटा जड़ नीचे की तरफ बढ़ती है, तो इसकी भी टॉप की तरफ में क्या होती है? उत्तक होते हैं। और इसका जो ऊपर का तना है ये भी बढ़ता रहता है, तो यहाँ इसके भी टॉप पे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? शीर्ष वाले। क्या बोलते हैं? शीर्ष। अब दूसरे तरीके का है कुछ बीच में। क्या? बीच में भी होते हैं, कुछ बीच में भी होते हैं। कहाँ होते हैं? देखो बेटे बीच में हो गए, है ना?
समझ गए बेटा? बीच वाले को क्या बोलते हैं? आंतरिक, या क्या बोलते हैं? अंतवृष्ट या अंतवृष्ट विभोजी उत्तक, या तुम इसको आंतरिक विभोजी उत्तक लिख दोगे तो तुम्हारा सर तुम्हें नंबर दे देगा। तो बेटा इंग्लिश में इसको अंदर वाले को इंटर बोलते हैं, तो इंटर कैलोरी, क्या? इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है बेटा? अब वो एक होता है, क्या होता है? एक होता है बेटा इधर साइडों में, देखा पेड़ ऐसे और ऐसा बढ़ता भी है, लेकिन ऐसे भी तो बढ़ता है, उसकी मोटाई भी तो बढ़ती रहती है। तो इधर इधर ये देखो, इधर इधर साइडों में, ये देखो ना यहाँ फोटो में, तो उसको बेटा हिंदी में बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व या पार्श्व, पार्श्व संयुक्त या विभोजी उत्तक, ठीक है? और पार्श्व को बेटा इस तरफ को इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल। क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। मेरे को आशा है कि तुमको ये चीजें समझ में आ गई होगी। विभोजी उत्तक, तो पेड़ में कितने प्रकार के विभोजी उत्तक दिखाई दे रहे हैं तुमको? 3 तरह के दिखाई दे रहे हैं। कहाँ? एक तो बेटा ये टॉप पे है, बिल्कुल टॉप पे है, या बिल्कुल जड़ों के बिल्कुल टॉप पे है, और टॉप वाले को हम शीर्ष विभोजी उत्तक बोलते हैं, और इंग्लिश में एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। वो जो कि बेटे बीच में है, बीच में इंग्लिश के बीच को होता है इंटर, और इंग्लिश को बीच में कहते हैं अंतर या अंतर्विष्ट विभोजी उत्तक। और वो जो कहाँ पे साइडों में, पेड़ की चौड़ाई भी तो बढ़ रही है, जो कि साइडों में उसको बोलते हैं बेटा पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। जो साइडों में उसी का बोलेंगे पार्श्व, जो कि मोटाई बढ़ाता है, और इंग्लिश में बोलेंगे उसको एपिकल मेरिस्टेम। बात खत्म हो गई। ये हो गए हमारे विभोजी उत्तक, जो कि हमेशा बदलते रहते हैं। पेड़ों में यही तो चीजें भी बदलती हैं, पेड़ की मोटाई, पेड़ की ऊंचाई, लंबाई, और जड़ बढ़ती रहती है हमेशा, है ना? और जो बीच वाले जो होते हैं ना, अंतर्वृष्टि, वो बेटा तने बढ़ाते हैं। तने 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 तो हमेशा निकलते रहते हैं ना पेड़ों के अंदर, ठीक है? अब बेटा एक होता है स्थायी उत्तक। स्थायी उत्तक का मतलब जो अब नहीं बढ़ेगा। क्या? स्थायी उत्तक जो अब नहीं बढ़ेगा, उसको बेटा परमानेंट बोलते हैं। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। इस चीज में मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ कि तुम्हारे को समझ में आ जाए, क्योंकि यही समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओए बस आ जाओ, पढ़ लो अब, बस हो गया बहुत, इधर समझो, मैं फिर क्वेश्चन आंसर पूछूंगा। परमानेंट टिश्यू। क्या? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के अंदर तुम्हें पता है परमानेंट बेटा 2 तरह के होते हैं। एक होता है सरल उत्तक, मैं अभी इससे पहले बता रहा था क्लास में। सरल उत्तक क्या बोलते हैं? या सिंपल टिश्यू। क्या? सिंपल। कैसे? परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी उत्तक, और दूसरे होते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स। क्या? कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है? जटिल। क्या है? जटिल। जटिल मतलब थोड़े से मुश्किल संरचना वाले, ठीक है? अच्छा हाँ, अब सरल के बेटे 3 नाम है, बहुत आसान नाम है, ये याद कर लो। 3 नाम है, इन्हें बिल्कुल याद कर लो। पहले को बोलते हैं पैरेन्काइमा, दूसरे को कोलेनकाइमा, और स्क्लेरेन्काइमा। अब ये बेटा जो पहली बार सुन रहा है उसके लिए बड़ा अजीब है, और जो सुन चुका है इससे पहले उसको याद करने में आसान होता है। क्या? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्या? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। इसको याद कर लो, बिल्कुल याद कर लो, ठीक? अब सरल उत्तक के यही उदाहरण है। किसके उदाहरण है? सरल उत्तक के। सरल परमानेंट टिश्यू, सरल। स्थायी उत्तक कितने? 2 तरह के, जटिल और सरल। और सरल के अंदर 3, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, या पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जटिल के अंदर सिर्फ 2 उदाहरण है, और वो बहुत जरूरी है। पहला है जाइलम। क्या? जाइलम, इंग्लिश में जाइलम, और दूसरा फ्लोएम। बेटा इंग्लिश में भी फ्लोएम को फ्लोएम ही कहते हैं। क्या? फ्लोएम। फ्लोरेम नहीं बेटा, फ्लोएम कहते हैं, ठीक? जाइलम मतलब जा से जल, जो पेड़ों के अंदर पानी को पहुंचाए हर जगह जहाँ भी उसकी आवश्यकता है। और फ्लोएम मतलब जो पत्तियों में बने हुए खाने को, क्योंकि भोजन कहाँ बनता है? पेड़ों का पत्तियों के अंदर, हरी होती है पत्तियां, उसी में हरित लवक होता है। यहाँ पर जो भोजन बने वो पूरे शरीर में या पूरे पौधे तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं तुमको हिंट दे दिया। आई होप तुम्हें ये पूरा का पूरा चार्ट अच्छे से समझ में आ गया है। यही चार्ट समझना बेटा थोड़ा सा जरूरी होता है। हार्ड तो कह नहीं कह सकते, बस जरूरी कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा अब याद रखना बेटा, पेड़ की एक ऐसी कंडीशन आती है जब वो बढ़ना बिल्कुल बंद कर देता है। बढ़ना बिल्कुल बंद कर देता है। ये पेड़ों की जड़ें मानो, ये पेड़ों के तने मानो, और ये पेड़ों की बॉडी मानो। एक टाइम ऐसा आएगा जब वो बढ़ना बंद कर देंगे। जब वो बढ़ना बंद कर देंगे। हमने 3 तरह के पढ़े थे बेटा। कैसे पढ़े थे? एपिकल मतलब पार्श्व, ठीक? शीर्ष वाले, शीर्ष मतलब जो टॉप पे रहते हैं, एपिकल, ठीक है? और एक बीच वाले इंटर कैलोरी मतलब अंतरश्रावी है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी बढ़ना बंद कर देंगे, परमानेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे?
परमानेंट। तो बेटा इस कंडीशन को बोलते हैं कैम्बियम। क्या बन गए? कैम्बियम। देखा है तुमने कभी पेड़ ऐसा बहुत पुराना पेड़, उसकी छाल देखना कैसी हो जाती है, बिल्कुल मोटी छाल हो जाती है एकदम, ऐसे करेड़ पड़ने लगती है उसके अंदर, फट जाता है वो। देखा तुमने कभी पेड़ ऊपर? जैसे नीम का पेड़ है सामने। हाँ मतलब जैसे तुम देख सकते हो सामने एक पेड़ बहुत बूढ़ा हो चुका है, खत्म भी होने वाला है, तो तुम देखो कैम्बियम इसी के अंदर तो रॉबर्ट हुक ने देखा था। कैम्बियम के अंदर, कॉर्क कैम्बियम के अंदर तो देखा था, बोला नहीं था मैंने तुम्हें। इस बात को ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चित्र बनाने से ज्यादा अच्छा है कि तुम कुछ ऐसा लिख लो जो तुमको शॉर्टकट में याद हो। लिखने का तरीका समझ रहे हो? ऐसा हमें जब नोट्स बनाने चाहिए तो ऐसे ही बनाने चाहिए जो हम पढ़ सकें। दूसरे के पढ़ने के लिए नोट्स मत बनाओ, अपने पढ़ने के लिए नोट्स बनाओ, अपनी भाषा में लिखो ताकि तुम उसको जल्दी से पढ़ सको। बाद में तुमको जब अच्छे से नोट्स बनाने हो साफ साफ तो बना सको। लेकिन जब तुम क्लास में लेक्चर सुन रहे हो उस टाइम जब तुम नोट्स बनाओ, कैसे बनाओ? बिल्कुल शॉर्टकट, गंदी लैंग्वेज का यूज करो, लेकिन ऐसे ही मत लिखो कि खुद ही ना पढ़ पाओ, यार मैंने क्या लिख दिया। कुछ ऐसा लिखो, हाँ भाई मेरी भाषा है, शॉर्टकट वाली, मैसेज वाली, मैं पढ़ सकता हूँ। जैसे इंपॉर्टेंट को IMP लिख दिया खाली, ठीक है, जल्दी जल्दी में। तो जो तुम पढ़ सकते हो ऐसी भाषा में नोट्स बनाओ। ऐसे बनवाओ जो तुम्हारा दोस्त पढ़ सके, ठीक है ना। दोस्ती में क्या होता है बेटा? दोस्ती, पढ़ाई में दोस्ती कभी निभानी नहीं चाहिए। तुम कई बार देख चुके हो, अभी तो ट्यूशन में हो, डंडे खा के बच गए, और बाहर जब दोस्ती निभाओगे तो कई बार क्या होता है, पेपर भी छिन जाते हैं बेटा। कई बार पेपर भी छिन जाते हैं, और पेपर छिन जाते हैं तो पूरे के पूरे साल बर्बाद हो जाते हैं। और फिर जय वीरों की दोस्ती 1 साल और चलती है, और वो चल भी नहीं पाती, समझ रहे हो? तो वो दोस्ती कभी भी नहीं निभानी चाहिए। अच्छा अब एक चीज सुनो बेटा, अगर हमसे कोई पूछे कि विभ्योजी उत्तक जो है, क्या विभ्योजी उत्तक जो है, जो हमेशा मेरिस्टेमेटिक जिसको बोलते हैं, जो हमेशा बढ़ता रहता है, उसका काम क्या है बेटा? इसका काम होता है कि पेड़ की लंबाई बढ़ाना, नई नई टहनी बनाना, ठीक है, पेड़ की जड़ों को नीचे तक, उस जगह तक पहुंचाना जहाँ तक पानी का स्रोत है, पूरी हाइट को अटेंड करना, यही तो काम हुआ। और परमानेंट टिश्यू का काम क्या हुआ? क्या स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू का काम क्या हुआ बेटा? इसका काम होता है एंड में जब पेड़ के पूरी सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाए तो पेड़ को मजबूती प्रदान करता है। क्या करता है? पेड़ को मजबूती प्रदान करता है, उसको असली आकार प्रदान करता है। ये समझ गए? तो ये तो तुमको पता ही है सारी चीजें। अच्छा, सरल स्थायी उत्तक के अंदर तुमको पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, पेरेन्काइमा तुमको बात मैंने पहले ही बता दी थी, ठीक है। अच्छा, कॉर्क तुमको पता है, पौधे में लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने पर पराजित उपस्थित कॉर्क, मतलब एंड में तुम्हें पता है कि वो बहुत मोटी छाल बन जाती है। क्या छाल बन जाती है? उस छाल के कॉर्क कहते हैं। उस छाल के कई काम है, उस छाल से तो बेटा कई चीजें हम बनाते हैं, तुम्हें पता ही है। पेड़ की तो हर चीज इस्तेमाल होती है, दवाइयों के अंदर भी उस छाल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, और वो पेड़ की रक्षा करने में काम आती है, ठीक है। अच्छा, और कॉर्क बेटा क्या करता है? सबसे हमारे काम तो इसमें पूछने वाले तो है नहीं, हमें तो यही बताना पेड़ की कैसे मदद करता है। तो बेटा पेड़ की वो मजबूती देता है, पेड़ को वो सुरक्षा देता है। क्या सुरक्षा देता है? जल से बचाता है, सड़ने से बचाता है ना, बस यही चीज है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, ये स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा क्या होता है? तो बेटा याद रखना, पेड़ की जो पत्तियां होती हैं, पेड़ की जो पत्तियां होती है, उसमें जब माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। जब 10वीं क्लास में पढ़ोगे तो ये कुछ इस तरीके का चित्र तुम्हें दिखाई देगा, इस तरह का चित्र तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? रंध्र छिद्र या स्टोमेटा, या तो स्टोमेटा बोलते हैं या रंध्र छिद्र बोलते हैं। अब ये रंध्र छिद्र का काम क्या होता है बेटा? ये रंध्र छिद्र पेड़ों के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने, ऑक्सीजन को अंदर लेने, पेड़ों के अंदर से फालतू अमाउंट का या एक्स्ट्रा अमाउंट का वाटर होता है उसको बाहर निकालने, और बाहर से सूर्य का प्रकाश को अंदर लेने, या बाहर से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अगर लेना हो इस तरह से, तो वो भी बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, ये काम कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाओ तो ये पेड़ का मुंह है और क्या कह सकते हो, पेड़ का नाक, आंख, मुंह सब कुछ यही है। मतलब कि उसके अंदर जितना जा सकता है उतना ही ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। रंध्र छेद बोलो या स्टोमेटा बोलो 10वीं क्लास के अंदर, तो इसका पूरा चित्र बनाने को आता है। बंद का इसमें क्या होता है? रंध्र छिद्र जब बंद हो उसका बनाओ, खुले रंध्र छिद्र का बनाओ, उसके काम क्या होते हैं ये बनाओ, ठीक है। तो लेकिन अभी 9वीं क्लास में खाली ये पढ़ लो, हाँ भैया रंध्र छिद्र कोई चीज होती है, पेड़ की पत्तियों पे होती है, ऐसे छोटे छेद होते हैं जो आंखों से नजर नहीं आते, लेकिन इसका काम क्या होता है? पेड़ों से गैसों को बाहर निकालना, असली गैस को, चाहने वाली गैसों को अंदर लाना, समझ गए? पेड़ों का फालतू पानी को बाहर निकाल देना, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले जाना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, और सूर्य का प्रकाश को अंदर ले आना। तुम्हें पता है ना, सूर्य का प्रकाश लेते हैं पौधे, हरित लवक होता है, हरित, उसकी वजह से वो खाना बनाने की प्रक्रिया करते हैं, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस,
क्या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसको प्रकाश का संश्लेषण कहते हैं। मतलब अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, क्योंकि पौधे क्या होते हैं, स्वयं पोषी, अपना पोषण खुद करते हैं। और हम क्या है, विषम पोषी। विषम पोषी कौन होते हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों के बने हुए भोजन पर डिपेंड रहते हैं। अगर मैं शाकाहारी हूँ तो पेड़ों से लूंगा, मैं मांसाहारी हूँ तो मैं उन जानवरों को खाऊंगा जो पेड़ों को खाते हैं। मुर्गी क्या खाती है, पेड़ का दाना। बकरी क्या खाती है, घास, मैं उसे खा लूँ अगर मैं मांसाहारी हूँ तो। बात तो एक ही है, कुल मिला के इनडायरेक्टली आ तो खाना कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बता, पेड़ों से तो आ रहा है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब कॉर्क की बात करें तो बेटा कॉर्क के अंदर कोई भी छेद पेद नहीं होता, कॉर्क के अंदर तो बस दरारें होती हैं। क्या होती हैं, दरारें होती हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई अंदर आना और कोई बाहर जाने का काम कॉर्क में नहीं होता, इन दोनों में अगर अंतर पूछे तो। और वैसे भी कॉर्क प्रेजेंट होती है पेड़ों के तनों पे, पत्तियों पे थोड़ी ना होती है कॉर्क। ठीक है, चलो बेटा, अब जरा पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के थोड़े थोड़े काम पढ़ते हैं और इस चैप्टर को जल्दी से स्वाहा कर देते हैं। वैसे जल्दी स्वाहा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन बेटा सिंपल उत्तक पढ़ने तो जरूरी है। ये देखो, ये चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 11वीं क्लास के अंदर बड़े इलेबोरेट करके पढ़ाए जाते हैं, 10th क्लास के अंदर भी कुछ इनके बारे में है। तो इनको 9th क्लास में बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, कहीं देख के डर जाओ अरे भैया ये आ गया तो क्या करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये पेड़ का तना काट दिया है। क्या कर दिया, पेड़ का तना काट दिया है। एक बार साइड से काट दिया, एक बार बीच में से काट दिया है। उस तने के अंदर दिखाई दे रहा है कि बेटा कौन सा उत्तक किस तरफ बना हुआ है या इसके अंदर क्या क्या होता है। एक बार देख भी लो तो क्या होगा, एक बार जरा देख भी लो तो कौन, इसके अंदर जो सारे उत्तक जब हम पढ़ लेंगे तो एक बार इसको लास्ट में देख लेना, आपको कुछ कुछ समझ में आएगा। लेकिन ये बनाने को आ जाए ऐसा कभी नहीं हुआ और ऐसा होगा भी नहीं, ये बनाने को कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो जरा इसके बारे में। पैरेन्काइमा क्या होती है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इन तीनों के चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं बेटा, इन तीनों के चित्र बने हुए हैं। अब जरा आपने स्पोर्ट मटेरियल की तरफ देखो, यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट में दिया हुआ है, ये देखो तीनों की फोटो देखो, ये देखा फाइबर स्क्लेराइड से, ये इनकी फोटोज दे रखी है और उनका ये अंतर दे रखा है। थोड़ा सा अंतर पढ़ लें, ये सरल उत्तक होते हैं तीनों। पहला सरल उत्तक क्या है, पैरेन्काइमा पतली कोशिका है। कैसी है, बहुत भित्ति का मतलब होता है परत, भित्ति का मतलब क्या होता है परत, बहुत पतली परत है। दूसरा क्या है, कोशिका भित्ति आसमान रूप से मोटी और पतली है। मतलब पहली वाली तो कैसी है, बिल्कुल पतली लेयर है। कैसी है, एकदम पतली लेयर। पैरेन्काइमा कैसी है, एकदम पतली और समान लेयर है। मतलब कैसे हो, चिकनी सड़क, ठीक। लेकिन अगली कैसी है, कोशिका की भित्ति है तो पतली, लेकिन कैसी है, ऊबड़ खाबड़। कैसी है, ऊबड़ खाबड़ है। और अगली कैसी है, अगली है मोटी। अगली कैसी है, मोटी। तीनों में अंतर समझ आए, यह पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तीनों है क्या, सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू का मतलब क्या होता है, सरल उत्तक। ठीक है, अगला क्या है, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, कोशिका द्रव है। इसके अंदर भी कोशिका द्रव है, इसके अंदर भी कोशिका द्रव है। और जिसके अंदर कोशिका द्रव होता है, साइटोप्लाज्म होता है, तुम्हें पता है ना, वही सेल जिंदा है। जिंदा किसे मानोगे, सेल को, मराव किसे मानोगे, जिसके अंदर कोशिका द्रव हो तो जिंदा और ना हो तो मरी हुई। इन तीनों में क्या है, कोशिका द्रव है। इसका मतलब तीनों की तीनों जीवित है। क्या कॉर्क के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, कॉर्क के अंदर नहीं होता, क्योंकि वो जीवित नहीं होती बेटा। कॉर्क जो होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता। अच्छा, एक और चीज देखो, इनके बीच में ये कैसी होती है, इसका सिस्टम कैसे, स्ट्रक्चर होता है गोल गोल। कैसा होता है, गोल अंडाकार। कैसा होता है, गोल गोल। ठीक है, दूसरी लंबी 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 लंबी, समझ गई। और इसकी कैसी है, ये तो भैया कहीं से लंबी, कहीं से मोटी, कहीं से सकरी, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल सीधे तरीके से चलती है। ठीक, इसका काम क्या है बेटा, पैरेन्काइमा का काम क्या है, ये भोजन स्टोर करती है। जो भी खाना बनाता है पौधा, ये उसको स्टोर कर लेती है, उसको रख लेती है, उसको सहेज के रख लेती है। क्यों, इमरजेंसी में, है ना। जैसे हम अनाज का भंडार नहीं करते घर में, सरकार नहीं करती, ठीक है, तो भोजन को सहेज के रखने का काम है ना। अच्छा, ये क्या करता है, ये प्रोटीन को जमा करता है। क्या करता है, प्रोटीन का भंडार। हाँ, कोलेन्काइमा क्या करेगा, पैरेन्काइमा भोजन, और ये प्रोटीन को रखेगा। किसको रखेगा, प्रोटीन को रखेगा। ठीक है, और ये लिग्निन को, किसको, लिग्निन। ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, इस फाइबर इसके लिग्निन क्या होता है इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर्स में मतलब नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, बस तुम याद करो। लेकिन बेटा पैरेन्काइमा का काम जरूर पूछ लेते हैं कई बार, पैरेन्काइमा क्या संभाल के रखती है, तो लिग्निन कोई पूछे ना पूछे, लेकिन भोजन यहाँ पे जरूर पूछा जाएगा। क्या ये प्रकाश संश्लेषण कर सकती है पैरेन्काइमा, हाँ, ये कुछ लेवल पे प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। ठीक है, कि ये कर सकती है कोलेन्काइमा, हाँ,
ये भी फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। क्या ये कर सकती है मोटी? नहीं, ये नहीं कर सकती। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात और याद रखना, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दो सेलों के बीच में जगह होती है, मतलब अंतर स्थान, इंटर सेलुलर स्पेस, मतलब इनके बीच में दो कोशिकाओं के बीच में स्पेस होता है। लेकिन यहाँ तो भैया बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है, इंटर सेलुलर स्पेस नहीं है, कोई कोशिका के बीच में जगह नहीं है। पर यहाँ है, और यहाँ भी नहीं है। तो यही बेटा, यहाँ बिल्कुल भी नहीं, यही इनके बीच का अंतर हुआ। इस वीडियो के इतने से पार्ट को बहुत अच्छे से फोकस कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। ये देखो तुम्हारे सपोर्ट मटेरियल में बिल्कुल आराम से लिखा हुआ है, मैंने तुमको बता दिया। इसमें से तुम देखो, मैंने तुमको 1 2 3 4 5 6 7 अंतर बताए, 7 में से तुमको 4 भी याद होंगे तो नंबर मिल जाएंगे। 4 भी याद, और 4 तो कम से कम याद कर ही लोगे यार, है ना। चलो बेटा, अगला जटिल उत्तक के तो 2 ही उदाहरण है। एक है जाइलम, क्या है जाइलम, मैंने तुमको बताया था, और एक फ्लोएम, फाइलम नहीं फ्लोएम, फ्लोएम बेटा हिंदी में भी फ्लोएम ही कहते हैं, ये लिखा हुआ है, जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को याद रखना। जाइलम का काम क्या है, इसका काम है बेटा, जाइलम का काम है हाँ वाटर, ये वेसल की तरह होता है, मतलब ये समझ लो घर में पाइपलाइन डली हुई, क्या डली हुई है, घर में पाइपलाइन डली हुई है। तो ये क्या करता है बेटा, जड़ों से लेके पानी को पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है, और पत्तों के पानी मतलब पूरे शरीर में पानी का, मतलब पेड़ के अंदर पूरे पानी का जो सिस्टम है, जो पानी को इधर से उधर पहुंचाने का काम जाइलम करता है। फ्लोएम पत्तियों में बने हुए खाने को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम, पूरे पत्तों में पहुंचाने का काम, पूरे पेड़ के अंदर पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में बेटा यही अंतर है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लो, ठीक है बेटा, ठीक है। अब जाइलम और फ्लोएम में कभी कभी अंतर आ जाता है, क्या आ जाता है, जाइलम में और फ्लोएम में कभी कभी बेटा अंतर भी आ जाता है। अगर अंतर आ जाए क्या, तो कुछ बातें तो तुम लिख ही सकते हो, एक जल से रिलेटेड है, एक भोजन से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस दे रखे हैं, पर वो डिफरेंस इतने ज़्यादा जरूरी नहीं है। कुछ मेन डिफरेंस पहला सुन लो। ये बेटा जाइलम जो होता है मृत होती है, मृत कोशिका, मतलब इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है, इसके अंदर कोशिका द्रव नहीं है, और जिसके अंदर नहीं होता वो क्या होता है, मृत। यह है मृत कोशिका, डेड सेल, क्या है, डेड सेल, ठीक है, मृत कोशिका है। और ये बेटा कैसे है, जीवित कोशिका है, कैसे कोशिका द्रव है, हाँ जीवित कोशिका है, ये जीवित कोशिका है, मतलब लिविंग सेल है। क्यों, इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, मतलब इसके अंदर कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव्य है, क्या है, कोशिका द्रव्य है। ये हो गया बेटा इसके अंदर पहला अंतर। और एक अंतर तो तुम वैसे भी लिख सकते हो, ये जल का संचय करता है और ये भोजन का संचय करता है, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर याद रखना, इसकी बेटा कोशिका भित्ति मोटी होती है, मतलब इसकी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल वो मोटी होती है। क्यों बेटा, पाइप की मजबूती जरूरी है ना, पानी का प्रेशर बनता है इसके अंदर, वाटर का प्रेशर बनता है, पानी ऊपर नीचे ले जाने का काम करती है, तो उसकी क्या होनी चाहिए, पाइप कैसा मजबूत होना चाहिए। तो उसकी कोशिका की भित्ति मतलब कोशिका की जो सेल होनी चाहिए, ये जो सेल की वॉल होनी चाहिए, कोशिका की भित्ति, दीवारें जो होनी चाहिए, भित्ति मतलब दीवारें, ये कैसी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, और वो मजबूत हैं, मोटी हैं, कैसी हैं, मोटी हैं, थिक है, थिक सेल वॉल, मोटी कोशिका भित्ति। और इसकी कैसी है बेटा, इसकी तुलना में इसकी हल्की है, किससे बनी है, सेल्यूलोज से बनी है, किससे बनी है, हाँ, या किससे बनी है ये ज्यादा जरूरी नहीं है, याद रखो कि पतली है, ये पतली। इसकी कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति इसकी सेल वॉल क्या है, पतली है, इसकी कैसी है, पतली है। इसमें एक अंतर और लिख सकते हो पहले वाले से ही, कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, मतलब कोशिका द्रव नहीं होता तभी तो मरी हुई है ये, और इसके अंदर होता है तभी तो ये जीवित सेल है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है मतलब कोशिका द्रव है, हाँ कोशिका द्रव्य है, ठीक है। और बस 7वें का काम, उसके अंदर कोई अंतर लिख दो चौथा, ये जल का संवहन करती है और ये बने हुए भोजन का पत्तों से लेकर उसके पूरी बॉडी में संवहन करती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसी के साथ बेटा हमारा पेड़ खत्म हुआ, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा अब बेटा पेड़ों का सिलसिला खत्म हुआ, थोड़ा जानवरों की तरफ चलते हैं, एनिमल्स की तरफ चलते हैं। तो जिस तरीके से बेटा जानवर हैं, जिस तरह से पेड़ हैं जीवित, इस तरीके से एनिमल मतलब जंतु भी तो है जीवित। तो जंतु के अंदर भी तो कोशिका है, जैसे एनिमल के अंदर कोशिका है, ठीक है बेटा। तो हमारे अंदर जो कोशिका है वो किस प्रकार की है, उनके नाम थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा याद बेटा, थोड़ी बुक हटाओ।
ठीक है। सबसे पहला है बेटा हमारे पास सबसे प्रथम फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू। क्या? एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन इसको बेटा तुम मत लिखना, मैं तुम्हें हिंदी में बताता हूँ। इसको बोलते हैं संरक्षी ऊतक। नाम से समझ में आ रहा है कि ये संरक्षण का काम करता होगा, सुरक्षा का काम करता होगा। क्या? जैसे कि इसका मतलब क्या है? हमारी खाल है, हमारी खाल क्या करती है? हमारी सुरक्षा ही तो करती है। खाल हमें क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है, गर्मी सर्दी से बचाती है, धूल अंदर नहीं जाने देती। खाल हमें बचाती है ना। अगर चोट लग जाती है, खाल हट जाती है तो कितनी दर्द होती है, अंदर से खून भी बाहर आती है और मांस दिखाई देता है, तो उसको हमें ठीक करना होता है। शरीर खुद भी उसको ठीक कर लेता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब हो गया संरक्षी ऊतक, जो कि हमारी हमें बचाए। वो कई तरह के होते हैं। अगला देखो, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू। क्या? कनेक्ट रहता है जो संयोजी ऊतक। इसके नाम से ही पता चल रहा है, संयोजी, कनेक्टिव। इसका मतलब जोड़ने वाला। क्या? जोड़ने वाला। इसके बाद होता है मस्कुलर टिश्यू। क्या? मस्तिष्क होता है। मस्कुलर टिश्यू मतलब पेशी। पेशी मतलब जैसे ये जो तुम जिम में आके बनाते हो ना, ये लोले वोले जो बनाते हो, पेशी यही तो होती है। भाई के खाल बनाते हो या हड्डी बनाते हो? क्या बनाते हो? मांसपेशी बनाते हो, ये बनाते हो, मसल बनाते हो। तो मस्कुलर टिश्यू हो गया। और लास्ट होता है बेटा नर्वस टिश्यू। क्या? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मतलब तंत्रिका तंत्र, मतलब दिमाग से जुड़ी हुई। अब तंत्रिका तंत्र का तो मैंने तुम्हें चित्र बताया था 10वीं में 10 बार बता चुका हूँ। इसके अंदर भी एक बार ही बता दूंगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आसान है बहुत याद करना। क्या? बहुत आसान है। तो ये कौन सा हो गया? दिमाग। ये क्या हो गया? मांसपेशी मतलब मसल। ये क्या हो गया? जोड़ने वाले। और ये क्या हो गया? रक्षा करने वाले। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अभी याद रखना बेटा, मस्कुलर टिश्यू को यहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक और ये एपिथेलियल टिश्यू, इनके कई प्रकार हैं। इनके कई प्रकार है। थोड़ा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ें या पहले इसके पढ़ें? पहले कनेक्टिव टिश्यू का पढ़ लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा, ये 4 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं? 4 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सबसे पहला होता है एरियोलर। क्या? एरियोलर इंग्लिश में बोलते हैं, तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं रेशेदार। रेशेदार कनेक्टिव टिश्यू, रेशेदार संयोजी ऊतक। दूसरा होता है एडिपोज। क्या? ठीक है, इसे बोलते हैं वसामय। क्या बोलते हैं? वसामय, जिसके अंदर फैट हो। वसा मतलब फैट। ठीक है। लास्ट क्या है? स्केलेटल। स्केलेटल क्या? कंकाल। हिंदी में स्केलेटन को क्या बोलते हैं? कंकाली। ठीक। और लास्ट होता है बेटा फ्लूइड जैसे, जो कि पानी की तरह दिखाई देते हैं। कैसे? पानी की तरह दिखाई देते हैं। तो बेटा फ्लूइड के अंदर 2 संयोजी ऊतक आते हैं। हमारा पहला है ब्लड। तो कोई पूछे संयोजी ऊतक का उदाहरण बताओ जो कि तरल हो। और ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या खून एक संयोजी ऊतक है? तो तुम लिखोगे हाँ। और क्या पूछे खून कौन सा ऊतक है? तो तुम क्या लिखोगे? संयोजी ऊतक का उदाहरण। देखो खुद सोचो ना, क्या वो दिमाग का ऊतक हो सकता है? तंत्रिका नहीं हो सकता। क्या वो पेशी हो सकती है? मसल से तो खून नहीं हो सकता, मसल अलग है। एपिथेलियल क्या वो रक्षा करने वाला टिश्यू हो सकता है? बाहर होता है? नहीं, अंदर बहता है वो। तो कनेक्टिव टिश्यू हुआ। कैसा? फ्लूइड वाला। एक तो बोला ब्लड निकलता है, दूसरा होता है लिम्फ। अब ये लिम्फ क्या है? लिम्फ को बेटा हिंदी में बोलते हैं लसीका। क्या बोलते हैं? ये क्या हो गया भैया लसीका? जब चोट लगती है, देखा है खून के साथ एक पीला पीला पानी निकलता है, उसको लसीका बोलते हैं। याद रखना चीज। ठीक है, समझ में आ गया कहाँ निकलता है? ठीक है बेटा, अब याद रखना इतनी हो गया। अब एक चीज और देखना, जो स्केलेटल मसल है ना, कंकाली मसल, ये भी कई तरह की होती है। जो हड्डियां होती है, ये भी हड्डियां जो है कनेक्ट टिश्यू हैं, लेकिन किस तरीके की हैं? कुछ होती है लचीली, नाक देखो, कान देखो, और कुछ क्या होती है एकदम ठोस। ये देखो हड्डी कैसी है? एकदम ठोस। ये देखो पैर की हड्डी कैसी? एकदम ठोस। कब टूटती है? जब स्टंट दिखाते तो टूट जाती है। जैसे बाइकों पे स्टंट दिखाते हैं तो क्या हो जाता है? मजबूत भी टूट जाती है। तो सबसे पहले टेंडन। क्या? टेंडन, इसको बोलते हैं कंडड़ा। क्या? कंडड़ा। अगली लिगामेंट। क्या? लिगामेंट, इसको बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं? स्नायु। उसके बाद है बोन। ये तो तुमको सबको पता है, इसे हड्डी बोलते हैं या अस्थि बोलते हैं। हड्डी को ही अस्थि बोलते हैं, देखा है? बोलते हैं अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे हैं, अस्थि चुनने जा रहे हैं, तो हड्डी होती है अस्थि। ठीक है। और अगले है कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज को कहते हैं उपास्थि। क्या? उपास्थि। जो तुमको दिखाई दे रही है कान नाक, ये कार्टिलेज ही होती है। अस्थि। बात समझ में आ गई? चलो बेटा डस्टर तो दे दो। डस्टर का छुपा दिया। ठीक है।
अब बेटा इन सब के प्रूफ हो गए। अब हमारा एपिथेलियल प्रूफ मतलब संरक्षी ऊतक के कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं। देखो बच्चों की सांसें फूलने लगी इस टेबल को देख के, है ना? क्यों फूलेगी? जब मैं बोल रहा था कि इसको ध्यान से पढ़ना, ये इतना आसान चैप्टर है, तुमका भैया तो छोटा सा दिखाई दे रहा है 4 पन्ने का। बेटा है 4 पन्ने का, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है? इसका ना लेंस भी साफ कर लिया अगर वीडियो बनाने से पहले, धुंधली इसके वो ठीक है। अब बेटा एपिथेलियल टिश्यू जो था वो रह गया हमारा, तो एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप एक बार ही पढ़ लेते हैं। ज़्यादा इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर कोई याद करने की जरूरत तो नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? संरक्षी ऊतक, जो कि हमारी रक्षा करता है, जैसे हमारी खाल वगैरह हो गई। तो इसके बेटा क्या टाइप है? इसके टाइप हैं 5। कितने? 1 2 3 और 4 और 5। ठीक, बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत याद कर लेना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में और फिर 11th क्लास में भरपूर तरीके से इसको देंगे। तो यहाँ पर इनका फोकस इस चीज़ पे बहुत कम होता है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, वो पूछी जाती हैं। और जब क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो भैया किसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो ध्यान से देख लेना। यही वीडियो है जी मेरी पूरे साइंस के अंदर जो कि बड़ी होने वाली है। इसी चैप्टर की वीडियो सबसे बड़ी होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में मटीरियल बहुत ज़्यादा है पढ़ाने के लिए। शॉर्टकट में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन छोड़ना भी कुछ नहीं चाहता मैं, ताकि कुछ बच्चों का छूटे ना। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। दूसरी बात, इसके अलावा जितनी भी वीडियोस बनेगी वो बड़ी बनेंगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा कंटेंट किसी चैप्टर में है ही नहीं। बायोलॉजी का ये एक चैप्टर यहाँ पे है जो कि बड़ा है, ठीक है बेटा? फालतू बातों को ना करते हुए कुछ इसका नाम देखते हैं। तो पहली का नाम होता है स्क्वैमस। क्या होता है? स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, या स्क्वैमस को हिंदी में बोलते हैं शल्की। क्या? शल्की। कैसा? शल्की एपिथेलियल बोल दो या शल्की संरक्षी ऊतक बोल दो, एक ही बात है। दूसरा है बेटा क्यूबॉइडल। क्या? जैसा जैसा इनका नाम वैसा वैसे इनका काम। यह है घनाकार, देख रहे हो? शल्की मतलब शल के जैसे दिखे, घन मतलब घनाकार दिखे, ठीक है? ऐसे ही ऐसे नाम है। दूसरी कॉलुमिनर। अब बच्चे कह रहे थे कितना मुश्किल होगा। कॉलुमिनर एपिथेलियम बिल्कुल आसान है। ये स्तंभी मतलब लंबी लंबी, जिसकी स्ट्रक्चर लंबी लंबी हो, ऐसी देखना, यही है और कुछ भी नहीं। जो आगे बढ़ेंगे, अगली क्या है? सिलिएटेड। सिलिएटेड जिसके ऊपर सिलिया जैसे स्ट्रक्चर बने हो, पतले पतले हेयरलाइन स्ट्रक्चर की तरह हो, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? पक्षमाभि। क्या? पक्षमाभि 10वीं क्लास वाले को पता होगा, आंखों के अंदर होती है पक्षमाभि मसल, ठीक है? जब 10वीं में तुम आओगे, जब तुम फिर पढ़ लेना इसको। और लास्ट होती है बेटा ग्रैंड्यूलर। क्या? ग्रैंड्यूलर, ठीक है बेटा? ज़्यादा समझने को फोकस करो, लिखा हुआ तुम्हें पढ़ना है तो हमारी किताब के अंदर भी है। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है। जो बच्चे समझते हैं ना यूट्यूब की वीडियो समझ के मेरा काम हो गया, तो फिर तो ट्यूशन जाने वाले और स्कूल जाने वाले पागल हैं। क्योंकि बेटा जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो सामने बैठ के ही बनता है। मैं बोलूँ वही वाला एग्जाम्पल कि जापान देखा है नहीं, तो बेटा वीडियो में जापान देख लो, हो जाएगा काम, हो जाएगा। क्या वो मजा आएगा? जो जापान जाने में आएगा वो वीडियो में आ सकता है कभी नहीं। तो फिर वीडियो देख के तुम कैसे पढ़ सकते हो इतने अच्छे से? तो बेटा वीडियो देखो, लेकिन सेल्फ स्टडी करना, किताब का एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है। और लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? पेपर में तो लिखना होता है, तो घर पे लिख के क्यों नहीं ट्राई करते? ठीक है, इसलिए बेटा टेस्ट किए जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्रंथली। हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रंथि या ग्रंथील। बात खत्म बेटा, यही है। इसके आगे हाँ चैप्टर खत्म नहीं हुआ बेटा। ये जो चीज़ें हमने भी सामने लिखी हैं, इनको थोड़ा खोल के भी तो समझेंगे, है ना? इनको थोड़ा सा खोल के समझते हैं, और फिर इसी के साथ आपके चैप्टर को हम अलविदा और टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन अब जरा समझ लो। देखो बेटा, एपिथेलियल टिश्यू के हमने उदाहरण देखे थे, है ना? तो बेटा तो यहाँ पर तो इतने बढ़िया फोटो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो फोटो कितने प्यारे हैं। देखो बेटा शल की, जिसकी शल की जैसी बॉडी हो, कैसी हो? शल की जैसी हो। बेटा देखो कितना प्यारा है, एकदम छोटा छोटा है। इसको बोलते हैं स्क्वैमस, एकदम पतला। अगला क्या है? क्यूबोइडल। इसका मतलब घनाकार। देखो घन की तरह है ना, देखो देखो घन की तरह बर्फियाँ लगी हुई है, देखो है। अगला क्या है? स्तंभकार, मतलब स्तंभकार मतलब कोलुमिनर, मतलब कॉलम की तरह लंबा लंबा। देखो लंबे लंबे, देख लो लंबे लंबे स्ट्रक्चर। बेटा ये स्ट्रक्चर पूछेगा नहीं, बीपी हाई मत करने की जरूरत नहीं है, कोई पूछने नहीं वाला, लेकिन बस तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, लास्ट क्या है? ग्लैंडुलर, बहुत बड़ा। ग्लैंडुलर मतलब बहुत बड़ा। इसको हाँ स्तारिक भी बोलते हैं। ये देखो कितना बड़ा है, तो बिल्कुल सेम यही स्ट्रक्चर, लेकिन ये पतला और ये बहुत मोटा। ये अंतर है बेटा, बस समझ में आया नहीं आया? इसी के साथ तुम गाना गाओ, समझ में आया क्या? देखो अगला क्वेश्चन देखो। अब जरा इनका काम क्या होता है, जरा इसके बारे में भी समझ लें। तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ लेते हैं। पहला जो सबसे पहली सिंपल, ये स्क्वैमस
जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं शल की पतली चपटी और एक कोशिका वाली स्तर है। रक्त नलिका फेफड़ों के ऊपर होती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर। जैसे रक्त की नलिका मतलब हमारे खून की नसों के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर हल्की सी लेयर होती है, फेफड़ों के ऊपर हल्की सी लेयर होती है। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब हमारे अंदर वाले जो अंग है उनके ऊपर जो छोटी सी पतली लेयर होती है वो इस चीज़ की बनी होती है। दूसरी है घनाकार, जैसी घनाकार जिसको क्यूबोइडल एपिथेलियम बोलते हैं। वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि के नली का निर्माण यह करती है। इसका मतलब पेशाब की नली उसमें मतलब अब थोड़े से सॉलिड स्ट्रक्चर्स आने लगे, उनकी नलियों को कवर करती है। उनकी नलियों के ऊपर लगने वाली परत है ये। हमारी लार जहाँ से निकलती है उसकी जीभ के नीचे लगने वाली ग्रंथि की आउटिंग बनाती है। दूसरा स्तंभकार, स्तंभकार इसका मतलब कोलुमिनर एपिथेलियम। कोशिका की लंबी स्तंभकार होती है, ये कहाँ होती है? आंतों के अंदर पाई जाती है। कहाँ होती है? हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत होती है, उसके अंदर जो कवरिंग होती है, उसके अंदर जो लेयर होती है वो इस वाली एपिथेलियम की पाई जाती है। अगला इसके बाद ग्रैंडुलर एपिथेलियम, ग्रंथिल एपिथेलियम, ये कोशिका ग्रंथि का निर्माण करती है। किसका? एपिथेलियम कोशिका ग्रंथि का निर्माण करती है। आंतों की सतह त्वचा आदि में पाई जाती है, मतलब हमारी बाहर की स्किन के अंदर भी ये पाई जाती है और हमारी ग्रंथियों में ये पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। स्किन में याद रखोगे तो काफ़ी है तुम्हारे लिए, इतना याद रखना। समझ में आया? लास्ट है बेटा सिलिएटेड या पक्षमाभी। कैसी? सिलिएटेड या पक्षमाभी। ये कुछ अंगों की सतह पर होता है। क्या होता है? कुछ अंगों की सतह पर होता है, सिलिया बनी होती है। क्यों? हमारे पेट के अंदर जो खाना जाता है हम तो सटक लेते हैं, अंदर तक कैसे जाता है? तो बेटे इस तरीके से इसमें लगी होती है कुछ, तो क्या करते हैं? खाने को नीचे की तरफ ले जाती हैं, दड़ 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 करके ले जाती हैं और हिलती रहती है। क्यों? पाचन में मदद करती है। तो कहाँ मिलेंगी? अंदर आंतों की तरफ मिलेगी। खून के बाद अब संयोजी उत्तक के अंदर तुमको पता है, संयोजी उत्तक के अंदर सबसे पहला कई उत्तक है, लेकिन उसके अंदर ब्लड और लस्सी का कैसा उत्तक है बेटा? संयोजी उत्तक का कैसा एग्जाम्पल है? लिक्विड वाला, पानी वाला, ठोस है ना? ये भी संयोजी उत्तक के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बेटा खून के अंदर क्या क्या मिलता है ये चीज याद रखना। खून के अंदर मिलता है WBC, RBC, क्या? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, क्या? WBC, RBC, प्लेटलेट्स, और लास्ट में मिलता है बेटा प्लाज्मा। मतलब खून के अंदर पानी की मात्रा मानो तो 55 से 60% है। बाकी उसके अंदर RBC है। RBC का मतलब होता है रक्त, लाल रक्त कोशिका, मतलब रेड ब्लड सेल। ये करती क्या है? रेड ब्लड सेल क्या करती क्या है? जिसके अंदर बेटा लाल रक्त कोशिका की कमी होती है उसे सांस फूलती है, क्योंकि लाल रक्त कोशिका क्या करती है? यही खून के अंदर ऑक्सीजन को पूरे शरीर में घुमाने का काम करती है। तो देखा है जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके गाल लाल रहते हैं, उनकी क्योंकि रक्त कोशिका, जो लाल रक्त कोशिका होती है खून में, बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ का आदमी क्या करता है पहाड़ पे, है ना? क्यों? सांस भूल जाती है, उसकी आदत ही नहीं है। रक्त कोशिका कैसी है? हल्की। सांस भी कैसे लेते हैं हम? टाइम पास करने के लिए सांस लेते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, भूल गए सांस लेना। कई बार सोचते सोचते भूल जाता है। मैंने देखा आदमी बैठे बैठे भूल जाता सांस लेनी, फिर पता देखा तुमने कभी? क्या तुम्हारे साथ हुआ है कभी? एकदम से तुम बहुत गहरी सांस लेते हो, क्यों? कई बार सांस बहुत कम लेते हो बैठे बैठे, होता है ना कभी? उबासी आदमी तभी तो लेता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला WBC, सफेद रक्त कोशिका। सफेद रक्त कोशिका क्या करती है? सफेद रक्त कोशिका का काम होता है बेटा हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ना। क्या होता है? शरीर में रोगों से लड़ना। अगला प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का काम भी हमारे यहाँ पर रोगों को लड़ना होता है। लसिका का काम क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर खून को जब छील जाए, चोट लग जाए, उसको भरना, उस घाव को भरना, खुरन जमता है। देखा है? अच्छा, अब कई बार तुमने देखा है कि यार डेंगू हो गया, इसकी तो प्लेटें गिर गई, इसकी तो प्लेटें गिर गई। ये तो प्लेट गिर गई, इसका क्या मतलब? प्लेट है वो खाने वाली प्लेट है? नहीं बेटा, खून के अंदर होती है प्लेटलेट, जो कि क्या करती है? हमारी रक्षा करती है। किससे? बाहर की बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। अगला है बेटा अस्थि। अस्थि मतलब बोन, मतलब हड्डी। हड्डी क्या? एकदम मजबूत। किससे मिलकर बनी होती है बेटा? कैल्शियम से बनकर बनी होती है। किससे? कैल्शियम से और फोस्फोरस से। कैल्शियम से और फोस्फोरस से, इसलिए तो कहते हैं हड्डी मजबूत बनाओ, कैल्शियम खाओ, दूध पियो, है ना? उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज, मतलब जो कि होती तो हड्डी की तरह ही है, बनती भी उससे, लेकिन इतनी मजबूत नहीं होती, लचीली होती है। जैसे नाक कैसी है? लचीली। कान कैसा है? लचीला है, ऐसा नहीं है, मतलब लेकिन किससे बना? ये है अस्थि का ही प्रकार, इसको उपास्थि बोलते हैं। तो अस्थि और उपास्थि में अंतर क्या हुआ? अस्थि होती है कठोर, उपास्थि होती है लचीली। ठीक है, और ये किससे बनती है? कैल्शियम और फोस्फोरस से। कौन? अस्थि। और वो दूसरी किससे बनती है? प्रोटीन से। किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है। अगला, ये बेटा कहाँ पाई जाती है? हड्डी। हड्डी हमारे शरीर को आधारभूत क्या देती है? स्ट्रक्चर देती है, शेप देती है। आज जो तुम जैसे दिखाई देते हो उसके अंदर हड्डी का ही तो बहुत बड़ा रोल है। हड्डी निकालो तुम्हारे अंदर तो क्या होगा? ऐसे गिर जाओगे, ऐसे कपड़े में, हैंगर में से कपड़ा तो हटा दिया हो, है ना? समझ गए आ गया? लेकिन जो उपास्थि होती है उसके अंदर बोन मैरो नहीं पाई जाती है। बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो को पता नहीं यार हिंदी में क्या वो कहते हैं। तूने वो खरोड़े में जो बीच में जो निकलता है उसे क्या कहते हैं? अरे चूसते हैं लोग,
तुझे तो पता होगा, तुम लोग नॉनवेज खाते हो। खाते तो हैं। तो वही तो जानता है, हम तो खाते नहीं, हमें तो पता नहीं। क्योंकि बेटा हड्डी के अंदर बीच में जगह होती है तो उसमें बोन मैरो भरी होती है, अस्थि मज्जा भरी होती है। हाँ, लेकिन जो कार्टिलेज है इसके अंदर कोई खाली जगह है नहीं, तो यहाँ पर वो नहीं पाई जाएगी। अगर अंतर आ जाए तो ये लिख देना, ठीक है। इसके आगे देखो, एरियोलर टिश्यू क्या है, एडिपोज टिश्यू क्या है, इन दो चीजों के बारे में और पढ़ लो। वह उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच में रक्त नलिकाओं के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया। एरियोलर टिश्यू कहाँ मिलेगा, हमारी खाल और हमारी नसों के बीच में। दूसरा एडिपोज, एडिपोज मतलब वसामय, मतलब फैट सेल, जो हमारे यहाँ फैट जमा है। देखो मेरे अंदर सबसे ज्यादा फैट है इसमें, है ना। तो जो फैट जमा होता है हमारे अंदर, किसके अलावा, किसके अलावा, मसल्स के अलावा, खाल के अलावा जो फैट जमा है वो कैसा है, एडिपोज टिश्यू के अंदर जमा होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लो बेटा, एक चीज लास्ट देख लो कि स्नायु क्या होता है और कंडरा क्या होता है, या जिसको लिगामेंट बोलते हैं और एक को टेंडन बोलते हैं। क्या, एक को लिगामेंट बोलते हैं, एक को टेंडन बोलते हैं। लास्ट चीज सुन लो, स्नायु अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। मतलब दो हड्डियां आपस में लगी हुई है, मान लो मेरी घुटने की हड्डी लगी हुई है, तो ये आपस में कैसे जुड़ी है, कोई पेच लगा रखा है, तो फिर कैसे जुड़ी है, इसके अंदर एक मांसपेशी है। क्या है, एक ऐसी मांसपेशी है जो कि इसको जोड़ के रखती है। क्या, जोड़ के रखती है। जो हड्डी को हड्डी से जोड़े उसको बोलते हैं लिगामेंट, उसको बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं, स्नायु। तो लोगों में क्या हो जाते हैं, लिगामेंट ढीले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हड्डी और हड्डी के जोड़ ढीले हो जाते हैं। फिर कहता है मेरे घुटने में दर्द है, कहते हैं ना, ठीक है। अगला क्या है, कंडरा अस्थि को पेशी से जोड़ती है। मतलब हड्डियों पे जो मांस चिपका हुआ है, हड्डियों पे जो मांस चिपका है वो कौन जोड़ता है, वो टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है मांस, ये कंडरा जोड़ती है। दूसरा ये बेटा जो स्नायु होता है, लिगामेंट क्या होता है, बड़ा लचीला होता है, तभी तो हड्डी सब तरफ मुड़ जाती है। कैसे होता है, बहुत लचीला होता है। लेकिन दूसरा वाला क्या है, जो हड्डी पे मांस चिपका हुआ है, ये इतना लचीला नहीं है, यूं नहीं खींच के इतना लंबा कर दूंगा इसे, ठीक है, ये इतना लचीला नहीं है, लेकिन है बहुत मजबूत। इतनी जल्दी तुम किसी का मांस उखाड़ लोगे क्या, तो ये बहुत मजबूती से लगा हुआ है। दूसरा, हाँ बस बेटा, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये कुछ मांस की तरह दिखाई देता है, दूसरा धागे की तरह दिखाई देता है। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो बेटा, कुछ अंतर आता है। पेशी, रेखीय पेशी, आरेखीय पेशी और हृदय पेशी के अंदर अंतर आता है। ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और एनसीईआरटी के अंदर भी ये बहुत दिखाई देता है, ठीक। पहला क्या है इसमें, रेखीय पेशी, पेशी अस्थि से जुड़ी होती है, शारीरिक गति में सहायता करती है। रेखिक पेशी कैसी होती है, रेखिक पेशी वो पेशियाँ होती है बेटा, वो मसल्स होती है जो हमें एक्टिविटी करने, भागने दौड़ने में हमारी मदद करती है। तो कहाँ पाई जाएंगी ये, पैरों में ज़्यादा पाई जाएंगी, हिप्स में ज़्यादा पाई जाएंगी, कमर में ज़्यादा पाई जाएंगी, हाथों में ज़्यादा पाई जाएंगी। अगली क्या है, अगली है बेटा रेखीय पेशी। ये कहाँ पाई जाएगी, रेखीय पेशी पाई जाती है बेटा अंदर की तरफ, अंदर के अंगों में, मतलब आंतों में, इसमें छोटी आंत में, बड़ी आंत में, पेट के अंदर, मूत्राशय में, ठीक है, यहाँ पर। अगली, ये होती कैसी है, ये होती कैसी है, ये बेटा ऐच्छिक पेशी है। पहली वाली पेशी मतलब रेखिक पेशी जो है, जो भागने दौड़ने में मदद करती हैं, वो कैसी है, ऐच्छिक पेशी है। ऐच्छिक पेशी का मतलब जिसपे मेरा कंट्रोल है, ऐच्छिक पेशी का मतलब जिसपे मेरा कंट्रोल है। लेकिन जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है वो क्या है, अनैच्छिक। क्या है, अनैच्छिक। जैसे कि अब तुम बोलो कंट्रोल मतलब मैं जब चाहूँ उठ सकता हूँ, जब चाहूँ चल सकता हूँ, जब चाहूँ भाग सकता हूँ ना। लेकिन क्या तुम जब चाहो खाना पचा सकते हो, या जब चाहो खाना पचाना रोक सकते हो, जब चाहो अपने दिल को रोक सकते हो, जब चाहो अपने दिल को चालू कर सकते हो, जब चाहो आंखों को बंद करना बंद कर सकते हो, कर सकता हो, लेकिन हर बार नहीं। जब चाहो अपने खून को बहने से रोक सकते हो, क्यों, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं वो ऐच्छिक, या और जो नहीं होती वो अनैच्छिक होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, हाथ पैर चलाना, या हाथ पैरों के अंदर पाई जाएंगी। अनैच्छिक कहाँ पाई जाएंगी, खाना, सांस लेना, खून का चलना, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या हो, अगर ये हमारे कंट्रोल में हो तो कुछ नहीं होगा, हम तो बहुत भुलक्कड़ हैं, क्या पता हम सांस लेना ही भूल जाए, मर जाए। रात को मैं सो गया, मैं तो सांस ही लेना भूल गया, मैं तो मर गया, यही तो होगा। क्योंकि तुम कई चीज़ें भूल जाते हो, तो तुम इतने भुलक्कड़ होगे तो क्या होगा, यार मैं तो सांस ही लेना भूल गया रात को, अस्पताल चला। ऐसी तो होगा, यार मैंने खाना तो खाया, पचाना भूल गया उसको, या मैं निकालना ही भूल गया यार, ये तो होगा। तो ये सब चीज़ें हमारे कंट्रोल में भगवान ने नहीं दी है। हृदय पेशी क्या होती है बेटा, हृदय पेशी पूरे शरीर में कहीं ना पाई जाएगी, वो पाई जाएगी खाली दिल में। नाम हृदय, हृदय से हार्ट पेशी, कार्डियक मसल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है बेटा, इसका एक तो होता कैसा है, ये बेलनकार होती है, उसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है, और अच्छा ऐच्छिक है अनैच्छिक है, हृदय की पेशी
अनैच्छिक है ना, दिल पे कंट्रोल कर सकते हो क्या? दिल है कि मानता नहीं, गाना सुना है ना, क्योंकि ये तो मानता नहीं, क्योंकि भैया मैं तो नहीं चाहता मेरा दिल धड़कना बंद कर दे, लेकिन अब तो चालू हो जा, दिल धड़कना चालू हो जा। ऐसा कर सकते हो कभी? कंट्रोल कर सकते हो दिल को? कभी नहीं कर सकते। दिल की धड़कन को कंट्रोल कर सकते हो? मर जाओगे तो कंट्रोल हो जाएगी अपने आप रुक जाएगी, लेकिन जिंदा पे नहीं कर सकते। दिल है कि मानता नहीं, ठीक है। ये अनैच्छिक है बेटा, इसका काम। ये कभी थकती है कभी? बेटा सारी चीजें थक जाएंगी, पेट भी पचाते पचाते थक जाएगा यार, पेट में दर्द होगा, सांस लेते लेते फेफड़े भी दर्द हो जाएंगे, है ना, भागते भागते हाथ पैर भी थक जाएंगे। दिल कभी कहता है मैं थक गया? लेकिन जब वो कहता ना मैं थक गया, वो कहता है गुड बाय, अच्छा चलता हूँ। फिर आदमी क्या कहता है, फिर उसको और फिर उठने का टाइम नहीं मिलता। इसलिए अपने दिल को मत थकाओ। दिल को ना थकाने का क्या तरीका है? एक्सरसाइज वगैरह करते रहो, खाने पीने पे ध्यान दो, ज़्यादा तेल वेल बुना होना और या मोमोज पोमोज मत खाओ, और बीड़ी सिगरेट मत पियो, नहीं तो दिल क्या कह देगा, ठीक है, ऐसे बोल के चला जाएगा। समझ गया बेटा? इसी के साथ हमारा ये समाप्त। हाँ, ये चैप्टर नहीं समाप्त हुआ, ये टॉपिक खत्म हो गया और लास्ट बचा है हमारा तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक क्या है? हमारे दिमाग हमारा पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। मैं इस उंगली पे भी टच करता हूँ तो मेरे दिमाग को पता चल जाता है, गर्मी सर्दी का एहसास होता है, भूख प्यास लगती है। कैसे पता चलता है? क्योंकि हमारे दिमाग तक एक ऐसी तंत्रिका है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो न्यूरॉन होता है, जो शुरू में पढ़ा था, वो हमारे पूरे शरीर के अंदर कंट्रोल रखता है दिमाग का, और दिमाग तक भी सिग्नल पहुंचाता रहता है, ठीक है। उस टिश्यू को देखो बेटा दिखाई कैसा देता है, ये इसको थोड़ा सा हम बनाकर दिखा देते हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस माफी चाहते हैं चैप्टर को लंबा करने के लिए, लेकिन क्या करें भैया, सब कुछ कवर भी तो करना था, ठीक है। देखो ये कैसे बनाते हैं, बहुत आसान। सबसे पहले हम केंद्र बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इस तरीके से चित्र को बना देते हैं। चित्र बनाना बहुत आसान है, जरा देख लीजिए, ठीक है। और ऐसे हम एक पतली लेयर पीछे तक लेकर जाएंगे और इसकी पुच्छ बना देंगे, पुच्छ, ये बन गया। और यहाँ पे हम बना देंगे ये ब्रेड की स्लाइस, जैसे सेल्स बना देंगे, और इसको हम पॉज करना बेटा, पॉज करो बेटा, पॉज करो। ये क्या है बेटा? एक न्यूरॉन का चित्र है। किसका? न्यूरॉन का चित्र है। हिंदी में भी क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं। यही तंत्रिका तंत्र है, यही नर्वस सिस्टम का एक यूनिट है। ऐसी बहुत सारे मिलियन ऑफ बिलियंस ये एक दूसरे के पीछे जुड़े रहते हैं और काम करते रहते हैं। तंत्रिका हमारा चित्र है। ये बेटा इसका केंद्रक है, ये इसका अंतिम पार्ट है, और ये इसका शुरुआती पार्ट है। याद रखना, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। याद करने की जरूरत नहीं, इतना याद कर लो, शुरुआती पार्ट और अंतिम पार्ट। 10वीं क्लास में इसको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष का मतलब होता है दो सेलों के बीच का गैप। बहुत ज़्यादा इस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत डिटेल में कभी भी नहीं आएगा। याद रखना, ये न्यूरॉन का चित्र है। दिमाग का सिग्नल यहीं से निकलता है, यहीं पर जाता है, ऐसा एक न्यूरॉन आगे लगा हुआ है, वही पहुंचा देता है और वहीं से सिग्नल वापस आ जाता है। जैसे मान लो मैंने इसके झापटा मारा, मैं इसका दोस्त हूँ, तब इसका दिमाग ने कहा, इसके दिमाग को पता चला, इसने झापटा मारा, इसके दिमाग ने समझा जिसने मारा ये मेरा दोस्त है, इसके दिमाग ने बोला कि इसको इससे भी तेज एक झापटा मारते, उल्टे हाथ से एक झापटा लगा। समझ गए? बात खत्म। इसी के साथ चैप्टर